दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति की है जिसके दो बेटे, बहू और पोते हैं। पूरा भरा परिवार है। फिर भी वह अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, जबकि बेटे बहू खुद उन्हें गांव से शहर भी ले आए थे। इस बूढ़े बाप की कहानी सुनकर आप भी प्रेरणा लीजिएगा। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा अगर स्टोरी पसंद आए तो, और कमेंट भी करिएगा। एक गांव में बूढ़े व्यक्ति के दो बेटे होते हैं जो शहर में होते हैं, लेकिन किसी प्रकार से दोनों बेटे खुद अपने बाप माँ को शहर ले आते हैं। अब तो बूढ़े व्यक्ति की आंखों में रात के समय नींद भी नहीं आ रहा था। उस बूढ़े बाप का नाम घनश्याम जी था। उनका तो नींद आते ही नहीं था। पता नहीं उनकी आंखों से नींद कोसों दूर पर थी। उनका तो दिल दिमाग में इतना उथल पुथल मची हुई थी कि वो सो ही नहीं पाते थे। वे रात को भी जागे ही रहते थे, लेकिन बेचारे नींद की गोलियां खाकर कभी कभी आराम कर लिया करते थे। वैसे भी एक बूढ़े व्यक्ति को नींद कैसे आएगी जब उनके अपने बेटे बहू ही उन्हें अनदेखा करते हो। वह तो अपनी पत्नी रुक्मणी को हरदम याद किया करते थे और बोलते थे, मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा भी समय नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे बिना मन ही नहीं लग रहा है। ऐसे स्वार्थी बेटे बहू मैंने कभी भी नहीं देखे हैं। रुक्मणी, तुम कितनी आस लगाई थी कि मेरे बेटे बहू जब दोनों की शादी हो जाएगी, जब हो जाएगी तो मैं आराम से बढ़िया से बेटे बहू मेरी सेवा किया करेंगे। लेकिन देखो ना, तुम भी चली गई और मेरी भी हालत खराब है। कोई भी पूछने वाला नहीं है मुझे। कोई को ध्यान ही नहीं है कि इस घर में एक बूढ़ा पिता भी रहता है। बहू तो बहू, मेरे बेटे भी जीना हराम कर दिए हैं। अरे बेटे तो अपने थे, बहुएं तो पढ़ाई थी तो क्या, बस 2 से 3 साल ही तो होने वाले हैं बच्चों के साथ उनके शहर में आए हुए। उनके साथ शहर में चला गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। 2 महीना 2 साल की तरह लग रहा है। अब कैसे हम गुजारेंगे। रुक्मणी, गांव में तो अच्छा भला गुजारा मेरा चल ही जा रहा था। हाँ, रूखी सूखी लकड़ी पर रोटी बनाकर खा लेता था। पता नहीं मेरी अक्ल पर ही ताला पड़ गया था, जो मैं बहुत सारे उम्मीदें आस लगाकर बैठ गया था कि शहर के घर में जाकर आराम से रहूंगा, आराम मिलेगा। लेकिन देखो ना, तुम भी चली गई और मैं भी अकेला पड़ गया हूँ। जब तुम शहर में आई तब तुम्हारी सेवा और पानी नहीं हुई, न दवा बच्चे तुम्हारे अच्छे से करवाए। तुम तो भगवान की प्यारी हो गई। अब मेरी बारी है, लेकिन मुझसे अब नहीं सहा जा रहा है। मैं कैसे समय काट रहा हूँ तुम देख ही सकती हो। पता नहीं मेरी कितनी लंबी जिंदगी है, कैसे समय कटेगा। बहुओं के हाथों के बने अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेगा, अच्छे अच्छे भोजन ताजे ताजे स्वादिष्ट मिलेंगे। अपनी जिंदगी बहुत आराम से काटने के चक्कर में मुझसे क्या गलती हो गया, क्या अनर्थ हो गया। मेरा जीव की लालच और मेरा शरीर का लालच मुझे कहाँ उठा कर ले गया। कहते हुए घनश्याम जी बहुत रोने लगे और माथा पीटने लगे, लेकिन उनकी आंसू पोंछने वाला तो वहां पर उनके पास कोई नहीं था। वे रोते रोते अपनी पत्नी रुक्मणी से बातें किया करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। 2 साल पहले ही तो गुजरी थी। एक पल को तो अपना उनको घर बार भी छोड़ने के लिए मन कर रहा था। अरे अपना घर किया था, यह तो अब बेटों का घर हो गया था। किसी भी बड़े छोटे का लिहाज भी नहीं करते थे बेटे। भरोसा तो दूर की बात, घनश्याम जी को उल्टा ही जवाब दे दिया करते थे। घनश्याम जिया को गलत होते देख रोकने टोकने की ये बहुत बुरी आदत थी। अगर वह बेटे बहू को समझाते तो उन्हें उल्टा जो मन में आता वे बोल देते थे। बेटे बहू को तो अपना बाप बोझ लगने लगा था। घनश्याम जी को हाथ की बीमारी थी, उन्हें दमा था। वे थोड़ी देर में ही खांसने लगते थे। उनकी खांसी से बेटे बहू परेशान हो जाते थे। घनश्याम जी बेटों के एक बार कहने से ही उनके यहाँ शहर में अपने गांव छोड़कर आ गए इस बुढ़ापे में। लेकिन उन्हें नर्क से भी बदतर बहुत ही खराब जिंदगी जीने के लिए मिल रहा है। घनश्याम जी अपनी पत्नी से बातें करते हैं, मैं सोचा भी नहीं था रुक्मणी, लेकिन अब फैसला ले लिया है। अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा और मैं अपने गांव चला जाऊंगा। तुम भी मुझे यहाँ रुकने के लिए कहती थी ना, अपने बेटे के पास रहने के लिए, लेकिन क्या फायदा हुआ। देखो ना, ना तुम्हारी कदर हुई ना मेरी। तुम तो
इस दोनों बेटों बहू की पोतों की बहुत सेवा भी की 2 सालों में, फिर भी तुम्हें कोई नहीं देखा। लेकिन उन्हें अभी भी कोई लाज शर्म नहीं है, कुछ भी अकील नहीं आया है। मेरा घर परिवार में पूरा भरा पूरा परिवार है, बेटे बहू पोते पोती सब है मेरे पास, लेकिन फिर भी कोई भी मेरे पास नहीं है। अरे बेटे बहू तो वैसे थे ही, उनके बच्चे भी अपने माँ बाप की ही तरह निकल गए। कोई भी ऐसा नहीं इस घर में जो रूपमणी, जो मेरे दिल का हाल सुने, मेरे पास कुछ वक्त बिताए, आकर बैठे। मैं तो बिल्कुल अकेला रहता हूँ। घनश्याम जी अपनी पत्नी की तस्वीर को लेकर रो रहे थे, बातें किए जा रहे थे, जैसे रुक्मणी की उनकी सारी बातें सुन रही है, उसे सलाह दे रही है। दरअसल में 2 वर्ष पूर्व जब उनकी पत्नी रुक्मणी का निधन हो गया था, उस समय घनश्याम जी अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ ही गांव में 1-2 बार घूमने जा रहे थे। लेकिन रुक्मणी के कहने मात्र से ही 2 सालों से अपने बेटे के पास शहर में रह रहे थे। एक दिन दोनों बेटे बहू माँ बाप से मिलने गांव में आए थे और अपनी माँ रुक्मणी से बोलने लगे, मेरे साथ शहर में रहो, तुम्हारे पोते पोती तुमको बहुत याद करते हैं। लेकिन असल में तो दोनों बेटे बहुओं को अपने बच्चों के लालन पालन के लिए ही उन्हें लेकर आए थे। उनकी पत्नियां अपने बच्चे को नहीं संभाल पाती थी, नाश्ता टाइम पर नहीं मिल पाता था, इसलिए रुक्मणी जी को यहाँ पर काम के लिए बुला लिए थे बहाना से। दोनों बहुएं आराम करती और रुक्मणी ही घर का नाश्ता बनाया करती थी। माँ जी, सचमुच आप खाना बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, आपके हाथ का ही खाना मुझे खाना है। बड़ी बहू छोटी बहू दोनों मिल जाती थी और उसी को घर का, रुक्मणी जी को ही घर का खाना बनाने के लिए और सारा काम करने के लिए बोल देती थी। लेकिन एक दिन इसी बीच रुक्मणी को बहुत तेज बुखार हो गया और इतना ज्यादा हो गया कि उसके माथे पर चढ़ गया और वे उसी समय भगवान की प्यारी हो गई, सह नहीं पाई। रात का वक्त था, कोई भी आनन फानन में बेटे बहू उठे ही नहीं। घनश्याम जी बेचारे कहाँ जाते। अपनी पत्नी की मृत्यु पर घनश्याम जी का हृदय बहुत ही दुख रहा था। उन्हें अफसोस हो रहा था कि मैं अपनी पत्नी की जान नहीं बचा पाया। इन दोनों बेटों के चक्कर में अगर मैं गांव में ही अगर होता तो कहीं ना कहीं मैं निकल भी जाता, लेकिन इस अनजान शहर में मैं कहाँ जाऊँ। इसलिए घनश्याम जी वहीं पर रात बिता दिए और अपनी पत्नी का दवा नहीं ला पाए और सुबह में उनकी पत्नी भगवान की प्यारी हो गई, उनसे दूर हो गई। जिन्होंने आज तक एक गिलास पानी भी अपने हाथों से ना पिया हो, उनकी पत्नी उन्हें देती थी आज तक। वह घनश्याम जी हर एक काम अपना खुद ही करते थे। अब अपने कपड़े धोते, अपना खाना बनाते, यहाँ तक कि अपना रूम भी साफ किया करते, अपना सारा काम करते। उनको खांसी होता था, फिर भी मुझे एक गिलास पानी भी कोई नहीं देता है रुक्मणी, और कच्चे रोटियां खुद बनाकर खाता हूँ। एक दिन घनश्याम जी अकेले ही दोनों बेटे को पत्र लिखकर वहां से चले गए अपने गांव। कुछ गांव के लोग तो उन्हें ऐसे ही बहुत ही सेवा पानी किया दिया करते थे, उन्हें सब बाबा ही बोलते थे गांव पर, जबकि उनके पड़ोसी उनकी हालात को बहुत अच्छे से समझते थे, जितना बेटे बहू भी नहीं समझते थे। उनका बहुत ध्यान देते थे। अब घनश्याम जी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उनको अपनी पत्नी की यादें यहाँ पर गांव में जो थी, वे उसी के सहारे जिंदगी जी रहे थे। गांव में कभी महसूस ही नहीं होता था कि मैं किसी अनजान घर में रह रहा हूँ। और वैसे भी घनश्याम जी को तो शहर में भी खुद काम करना ही पड़ता था, अपना गांव में भी काम कर लिया करेंगे, क्या हर्ज है। इसलिए वह अपना सब काम कर लेते थे। लेकिन बेटे बहू उनसे मिलने नहीं आए। पिताजी, आप क्यों चले गए? एक दिन बड़े बेटे का फोन आया था। क्या कमी थी यहाँ पर? हमने तो आपको एक रूम और अपना खुद का किचन, सारा सामान व्यवस्था सब दे दिया था, फिर भी आप गांव क्यों चले गए? असल में बेटे बहू को तो बाप की धन पर ध्यान था, इसलिए अपने पिताजी को अपनी नज़रों से दूर नहीं भेजना चाह रहे थे और अपनी सेवा भी नहीं करना चाह रहे थे। घनश्याम जी बोले, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन तुम दोनों बेटे बहू मुझे खाना भी बनाकर नहीं दे रहे थे। मुझे अकेले ही सब काम अपना करना पड़ता था, और वैसे भी जब मैं वहाँ पर अकेला पड़ जाता था, कोई भी मेरे पास आकर नहीं बैठता था। इससे अच्छा तो यह गाँव ही है, यहाँ पर तो लोग मेरे पास आकर बैठते हैं, हाल चाल पूछते हैं।
अब घनश्याम जी शहर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन दोनों बेटे बहू ने तय कर लिया था कि अपने पिता को वे दोनों एक एक महीने जाकर वहीं पर गांव में भी रहेंगे। लेकिन पहले बड़ा बेटा तो गांव में आया था, 2 से 4 दिन ही रहा और फिर चला गया, क्योंकि उसे गांव में मन नहीं लग रहा था। छोटा बेटा भी अगले महीने में आया, उसे भी वही हाल हुआ। शहर की जिंदगी जीने की आदत हो गई थी, तो गांव में कैसे ठहर पाते। लेकिन अपने बाप को शहर में अपने पास रखकर गांव वाले सुख सुविधा नहीं देना चाह रहे थे। अब घनश्याम जी शहर आए हुए थे तो बेटे बहू को उनका रोकना टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए घनश्याम जी को एक रूम और एक किचन दे दिया, जिससे वे अपने रूम किचन तक ही सीमित रहे और कोई उनके पास ना आ जा सके। क्योंकि घनश्याम जी अपने बड़े बेटे के पोते पोतियों के बारे में हरदम पूछा करते थे कि बेटा विवेक कहाँ गया है, यानी कि उनके बड़े बेटे का पोता। बड़ा बेटा कहता है वे अभी नहीं है। उस पर बड़ी बहू कहती है, क्यों पिताजी से छुपा रहे हैं, बोल दीजिए ना कि हम उन्हें मुंबई के बड़े यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दिए हैं, वे दोनों मेरे बच्चे वहीं पर रहते हैं। यह बात सुनकर घनश्याम जी को बहुत गुस्सा आया था और बेटे बहू को बहुत कुछ सुना दिए थे कि इस जमाने में तुम लोग क्यों भेजे हो। अरे अपने बच्चे के अपने पास रखकर अच्छी परवरिश करना चाहिए, लेकिन अपनी आज़ादी के लिए तुम उन्हें बाहर भेज दिए। लेकिन उस पर उनका बेटा सुधीर बहुत ही नाराज हो गया था और बोला, पिताजी आपका जमाना बहुत तेज चल रहा है जवान, आपको क्या पता इस जमाने में क्या होता है। इस पर बड़ी बहू भी बोली थी, पिताजी हम आपको यहाँ पर अपने जीवन की शैली पर अपने जीवन में दाखिल होने के लिए आपको यहाँ पर हम नहीं बुलाए हैं। कुछ समय के बाद दोनों बेटे बहू अपने अपने रूम में चले जाते हैं, घनश्याम जी को बहुत कुछ सुनाकर। घनश्याम जी को भी अपने रूम से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया था। लेकिन इधर तो बहू की माँ अपने बेटे के ससुराल में रह रही है, ये बात घनश्याम जी को बिल्कुल भी नहीं पता था। इसलिए अपने रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था बेटा बहू। लेकिन खिड़की के दरवाजे से घनश्याम जी बहू की माँ यानी कि अपने समधन को देख लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि हो सकता है अपनी बेटी से मुलाकात करने आई है। ऐसे ही 2 दिन के लिए आई है, लेकिन या उनकी बहू की माँ तो यहीं पर रह रही थी। समधन जी अपनी बेटी के घर पर अपना घर समझ कर रह रही थी और उसकी तो खातिरदारी बहुत अच्छे से हो रहा था। मुझे तो बस 3 वक्त रोटी दाल मिल जाता था, काफ़ी था। लेकिन अपनी माँ को तो वह बहुत सारे पकवान बनाकर खिलाती थी और घनश्याम जी को अपमान ही अपमान मिल रहा था। कभी बहू की माँ की वजह से बहुत कुछ सुना देती थी, तो कभी बेटे भी अपनी सास की वजह से बाप को ही सुना देते थे। एक दिन तो बेटा सुधीर घनश्याम जी से बोल ही दिया, पिताजी बस हो गया, बहुत ही ज़्यादा आप अपनी मनमानी कर लिए मेरे कहने के बावजूद भी। लेकिन अब आप इस रूम से बाहर निकलिएगा ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं होगा। मैं रोजाना की लड़ाई झगड़ों को सुलझाने से तंग आ गया हूँ। आपको एक रूम दिए है ना, उसी में आप क्यों नहीं रहते हैं, बाहर क्यों बार बार निकल जाते हैं। बेटे की बात मानकर घनश्याम जी अपने रूम से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन उन्हें बेटे बहू की माँ तीनों की बहुत ही हंसने खिलखिलाने और बातें करने की आवाज़ आती थी। घनश्याम जी का भी मन करता था, लेकिन बेटा तो मना किया था, क्योंकि जब वो बाहर रहते थे तो हरदम लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। जानबूझकर बहू और उसकी माँ यह सब करती थी। घनश्याम जी को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि अपने ही बेटे के घर में ऐसा मेरे साथ व्यवहार होगा। वह तो मन ही मन अपनी पत्नी से बातें करते हुए समय बिताते थे और बोलते थे, यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है, देखो ना, यहाँ पर अपनी सास को पलकों पर बिठा कर रखा जा रहा है, उन्हें कोई भी चीज की कमी नहीं होने देते हैं, वह जो मांगती है उसे तुरंत मिल जाता है। और एक मैं हूँ, मुझे तो खाना खाने के लिए भी तरस रहा हूँ और खुद खाना बनाना पड़ रहा है। यहाँ बहू की माँ यानी कि समधन जी को अपनी बेटी के घर सारी सुख सुविधाएं मिल रही है। वो अपना बेटा के घर छोड़कर अपनी बेटी के पास आई हुई है। बहुत तरह के पकवान मिल रहे हैं, जो उनको खाने का मन कर रहा है वो मिल रहा है। लेकिन तुम्हारे बेटे को यो नहीं दिख रहा है रुक्मणी कि वो अपना घर द्वार बेटा बहू छोड़कर मेरे बेटे बहू के घर पास आकर रह रहे हैं, और मेरा बेटा अंधा होकर यह सब देख रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। अपना बाप का अपमान भी वह देखकर अपनी सास का ही पक्ष ले रहा है, जैसे कि उसकी वही सस असली औलाद है, वही बेटा है।
यहाँ अगर मैं कुछ मांगता भी हूँ तो बहुत ही कर्कश आवाज में कहती है, पिताजी इस उम्र में जितना आप परहेज रखिएगा उतना ही स्वस्थ रखिएगा। लेकिन बहू अपनी माँ को यह सब खाने देती है कि माँ खाओ ना, बीमारियां नहीं होगी। माँ यह खाओ, बहुत सारे फल फूल और जो भी मन करता है वह भी बना कर दे देती है। लेकिन मुझे तो हरदम से सुनाते रहती है, ताने देते रहती है और बेटे के सामने तो बहुत अच्छी बनी रहती है। एक दिन घनश्याम जी अपने कमरे से बाहर निकल गए थे तो बहू और उसकी माँ उनकी आंखें गड़ा कर देख रही थी। शायद उनकी बातों में दखल खराब करने गए हो। तभी उनका बड़ा बेटा भी ऑफिस से तुरंत घर आ गया था। घनश्याम जी बोले, बेटा सुधीर, मेरा अकेले इस रूम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। बेटा मैं यहाँ पर अकेले कैद की तरह बंदी बना हुआ हूँ। कम से कम मुझे अपने बच्चों के साथ तो तुम खेलने देते, तो बच्चों को भी तुम हॉस्टल जानबूझकर भेज दिए हो। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम मुझे अपने छोटे भाई के पास ही भेज दो। बस इतना सुनना ही था कि बहू और उनकी माँ के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई और बेटा भी हाँ में हाँ फटाफट मिलाने लग गया। बेटा भी खुश हो गया था। बेटा तुम अपने छोटे भाई के पास मुझे पहुंचा दो, कम से कम मुझे अपने बच्चों के साथ तो तुम खेलने देते हो नहीं हो। बच्चों को तो हॉस्टल भेज ही दिए हो, अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुझे अपने छोटे भाई के बस भेज दो। इतना सुनना ही था कि बहू और उनकी माँ के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई और बेटा भी हाँ में हाँ फटाफट मिला ले गया और तुरंत पिताजी को छोड़ दिया अपने छोटे भाई के पास। घनश्याम जी को लगा शायद छोटा बेटा अच्छा होगा, छोटे बेटे के पास यह सारे आराम मिलेंगे, वहां मैं अपने बच्चों के साथ उनके साथ खेलूंगा, एक रूम में कैद नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन छोटे बेटे बहू तो बड़ी बहू से भी 2-4 कदम आगे निकले। वे घनश्याम जी को अपने घर में देखते ही उससे तुरंत अपनी जेठानी यानी बड़े भैया को फोन लगा दिया गया। क्यों भाई, हमारे बीच तो एक महीने का तय हो गया था कि हम 1 महीना हम रखेंगे, 1 महीना आप रखिएगा। फिर आप 20 दिन में ही माँ पिताजी को मेरे पास क्यों भेज दिए? ऐसा कौन सा आपके ऊपर मुसीबत पड़ गया था कि आप 1 महीना भी पिताजी को अच्छे से नहीं रख पाए? उन्हें अपने घर से आप 20 दिन में ही क्यों भगा दिए? पता नहीं, पर आप बेटा क्या फोन पर बात किया, लेकिन घर से छोटे भाई से बोला, लेकिन छोटी बहू तुरंत बोल पड़ी, ऐसी बात है तो हम भी उन्हें अपने घर में केवल 20 दिन ही रखेंगे, 21वें दिन तो मैं रखूंगी ही नहीं, आपके घर भेज दूंगी। कहते हुए छोटी बहू और बेटा गुस्से से फोन पटकते हुए रख दिया। बड़े बेटे बहू के घर में कम से कम एक कमरा तो मुझे नसीब हो ही गया था, जहां बैठकर आराम से अपनी फूटी किस्मत पर अपनी पत्नी रुक्मणी से रो लेता था, बोल लिया करता था। लेकिन यहाँ छोटी बहू तो बेटे ने तो मुझे एक स्टोर रूम, कबाड़े का रूम मुझे दे दिया जिसमें पूरा सामान भरा पड़ा था। लेकिन मैं फिर भी खुश हो गया कि कम से कम मैं यहाँ अपने पोते पोतियों के साथ वक्त तो काट लिया करूँगा। लेकिन यह क्या, छोटा बेटा भी मुझे स्टोर रूम से बाहर निकलने के लिए मना ही कर दिया और जो उनके बच्चे थे उन्हें भी डांट डपट कर बोल दिया कि तुम अपने दादाजी के पास जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। बच्चे को तो मन कर रहा था मेरे पास आने के लिए और मुझे भी अपने दोनों पोतों पोतियों को देखने के लिए, गोद में खिलाने के लिए बहुत मन करता था। मैं आंगन में या बाहर आके चुपचाप बैठ जाता था, कहीं बाहर दूर से ही देख लिया करता था। उसमें भी मेरे छोटे बहू को चैन नहीं था, वह हरदम ताने देते रहती थी। उसे लगता था कि मैं उसके बच्चों से बातें ना करने लगूं। बच्चे यहाँ वहाँ खेलते रहते थे, बहुत ही मुझे अच्छा लगता था देखने में। वो मुझसे बात बच्चे भी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि अगर बात करेंगे तो उनकी माँ बहुत डांट लगाएगी और देख लेगी तो कमरे में भी ले जाकर उन दोनों की बहुत पिटाई करेगी। घनश्याम जी भी बेचारे दूर से ही अपने पोतों पोतियों को खेलते हुए उनकी बातें सुनते और उसने में भी खुश हो जाया करते थे। एक दिन तो हद ही हो गया, बेटे बहू कहीं पार्टी में जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन घनश्याम जी तो गलत होते अगर देखते तो तुरंत बोल उठते। अपने बेटे बहू को उसी समय सुने कि वह बाहर जा रहे हैं तो तुरंत बोल पड़े उसी बीच में, जब इतना समय मिल ही जा रहा है बाहर जाने के लिए तुम दोनों को, तो थोड़ा समय अपने बच्चों पर भी ध्यान दे लिया करो। कितनी शरारते बच्चे हो गए, घूमने फिरने के बजाय अगर तुम इन्हें कुछ सिखाती तो कितना अच्छा रहता। यह बातें बेटे बहू को चुभ गई। छोटी बहू गरजते हुए बोली,
अब आप हमें सिखाइएगा कि मेरे बच्चे कहाँ गलत है और कहाँ पर सही है। वैसे भी हमारे बच्चे बहुत ही समझदार है, आपको उनकी कोई फिक्र या चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक तो दिन रात आपकी खांसी की आवाज सुन सुनकर मैं पक गया हूँ और बाहर भी जा रहा हूँ तो टोक रहे हैं। आप हैं मुझे समझाने पर तुले हुए हैं। अरे अपनी उम्र का तो कम से कम लिहाज कर लिया होता कि मैं अपने बेटे बहू से यह सारी बातें कर रहा हूँ। अगर वह एक वक्त का खाना नहीं देंगे तो क्या होगा। उस पर घनश्याम जी बोले, बहू यह उम्र सभी को आता है। जब तुम इस उम्र में पहुंचोगी तब तुम भी खुद पता चल जाएगा कि मैं जानबूझकर खांसता हूँ कि नहीं। यह मेरी मजबूरी है, कोई चाहता नहीं है कि उसकी तबीयत खराब हो। इस पर छोटी बहू और तिल मिला गई और बोली, यह बुढ़ा मुझे ही भाषण देने चला है, दुनियादारी दिखा रहा है, सिखा रहा है। बेटा भी वहां खड़ा हुआ चुपचाप देख रहा था बस, और कुछ बोल नहीं रहा था। बहू तो यहाँ तक बोल दी कि आप कोशिश भी मत कीजिएगा मेरे घर आने के लिए। जिस प्रकार से बड़े बेटे बहू आपको 20 दिन में ही घर से बाहर निकाल दिए, आप भी मेरे घर से 20 दिन में ही चले जाइएगा और कभी मत आइएगा फिर। यह बात घनश्याम जी को दिल में चुभ गया और वह उसी समय अपने आंसू पोंछते हुए बोले, 20 दिन क्या, मैं तुम्हारे घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। और चुपचाप अपने कमरे में चल गए और सुबह होते ही अपना बैग उठाकर एक पत्र लिखकर अपने गांव चले गए। उनके जाते ही बेटे बहू बहुत खुश हो गए और फौरन फोन करके अपने बड़े भैया को बता दिया कि पिताजी एक पत्र लिखकर गांव चले गए हैं, अब हम दोनों का टेंशन खत्म। इसलिए तो बड़ा बेटा फोन किया था क्योंकि अभी भी घनश्याम जी के पास बहुत सारे पैसे हैं। उनके दोनों बड़े बेटे बक्से देख रहे थे जिसमें शायद गहने गीठे पैसे तो हो गए ही। दोनों बेटे को यही लगता था। घनश्याम जी भी बोल दिए, अब तुम दोनों गांव में ही आकर एक एक महीने सेवा करना होगा। इस पर भी दोनों बेटे तैयार हो गए थे धन के लालच में, पर गांव में कोई भी बेटा टिक नहीं पाया और 2-4 दिन में ही अपने से चले गए। घनश्याम जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, फिर भी बच्चे उन्हें देखने नहीं आ रहे थे। जब घनश्याम जी फोन करके बुलाए, बेटा मेरा अंतिम सांसें चल रही है, तब दोनों बेटे बहू गांव आ गए थे। आज बेटे बहू अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। वे सबको लग रहा था कि आज पिताजी तो स्वर्गवासी हो जाएंगे, तब हम माला माल हो जाएंगे। लेकिन बाहर से जानबूझकर मन को उदास रखे थे कि गांव वालों को और रिश्तेदारों को पता न चले। लेकिन गांव वाले के वेद के इलाज के कारण घनश्याम जी होश में आने लगे। होश में आते हुए देखकर बेटे बहू बुखला गए, अपने अपने शहर जाने लगे। घनश्याम जी रोकने की कोशिश करते रह गए, अंतिम समय में मुझे तुम लोगों की बहुत जरूरत है, तुम लोग साथ रहो। लेकिन कोई न कोई बहाना बनाकर अपने काम के सिलसिले में वह चले गए। बेटे बहू तो यहाँ धन लेने आए थे, लेकिन अभी तक तो बूढ़ा मरा ही नहीं, यह सोचकर सब चले गए। आज घनश्याम जी के आंखों में बहुत सारे आंसू थे। बुढ़ापे के इस कष्ट को सह नहीं कर पा रहे थे। कर भी लेते जब बेटे बहू अगर उनके साथ देते तो खुशी खुशी पूर्वक उनकी जिंदगी गुजर जाती। लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे बेटे बहू हमें नसीब में मिलेंगे, जो बेटे बहू को वह नए नए में आशीर्वाद देते थे, खुश रहो, पूतो फलो, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ो, प्रोत्साहन करते थे। आज उनके लिए उनके मुख से बदवा निकल रही है, नालायक, गुलाम इत्यादि। दोनों बेटे अपनी पत्नी के गुलाम हो चुके थे। जिस औलाद को, जिस बच्चे को इतने जश्न से पाल पोस कर बड़ा किया, समाज में उठने बैठने लायक बनाया, उन्हें जॉब दिलाया, पढ़ाया लिखाया, आज वही बच्चे अपने माता पिता के कदर बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। लेकिन बीमार शरीर में अब वो अपना खुद का भी काम कैसे कर पाते, इसलिए मजबूरी में उन्हें वृद्धा आश्रम जाकर रहना पड़ा। वहां पर गए तो कुछ दिनों के बाद तो तबीयत तो ठीक हो गया, लेकिन फिर 6 महीने के अंदर ही फिर से बीमार हो गए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा अच्छा काम करके गए थे जिससे बहू बेटों के आंखें खुल सके, उन्हें सबक मिल सके। बच्चे बूढ़े हो गए, उनके भी बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसीलिए सबक तो सिखाना बहुत जरूरी था। जिस प्रकार से घनश्याम जी आस लगाए बैठे थे, उसी प्रकार से तो हर एक माँ बाप आस लगाए बैठते हैं अपने बाल बच्चों से।
इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी सबक सिखाने वाले थे घनश्याम जी अपने बेटों को। घनश्याम जी मरने के बाद अपने बेटों को घनश्याम जी भगवान के प्यारे हो गए। जब यह खबर दोनों बेटों के पास पहुंची तो वह अपने पिताजी के पास दौड़े दौड़े आए, उनका क्रियाक्रम किए और तुरंत अपने पिता के रूम में पहुंच गए। सभी आए हुए हितनाथ के रिश्तेदारों में बीच से चुपके से कि किसी को पता ना चले। जैसे ही पिताजी की तिजोरी के पास पहुंचे, उनकी चाबी तो तुरंत से वहीं पर रखी मिल गई। वह बहुत खुश हो गए कि चलो आज हम माला माल हो जाएंगे। जिसका इंतजार हमें बरसों से हम कर रहे थे, आखिर वह मिल ही गया। जैसे ही अलमारी खोला गया, उसमें बड़े बड़े 2 बक्से संदूक थे। बेटे बहू यह दोनों बक्से बहुत पहले से ही देख रहे थे। दोनों को यकीन था कि इसमें माँ के गहने और पिताजी के बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन उसमें भी ताला था। उसका चाबी खोजते खोजते उन्हें तो मिल गया। जैसे ही एक बक्से को खोला गया, उसमें बहुत सारे खेल खिलौने देखकर बड़ी बहू शौक हो गई और बोलती है, भला बक्सा में कौन खिलौना रखता है? यह बूढ़ा सचमुच पागल था, सठिया गया था। बक्सा में खिलौना रखा हुआ है। तभी दोनों भाई उस खिलौनों को देखते हैं और कहते हैं, यह तो हमारे बचपन के खिलौने हैं, मम्मी पापा संभाल के रखे हैं। और उनकी यादें ताज़ा हो गई बचपन की। फिर जो दूसरे जब बॉक्स खोला गया, उसमें भी बच्चे लोग का कपड़ा ही था। दोनों भाई भूलने लगे, अरे यह तो हमारे बचपन के कपड़े हैं। सारे कपड़े निकल गए। बहुत ही खुश हो रहे थे दोनों बेटे। लास्ट में 10,000 रुपये मिला और एक पेपर था। छोटी बहू बोली, मात्र 10,000 रुपये? लगता है इस पेपर में ही कुछ होगा बैंक बैलेंस। जब वो पेपर पत्र पढ़ने लगते हैं, तब बेटे बहू के होश उड़ जाते हैं और दोनों बेटों के तो आंखों से आंसुओं की धारा भी बहने लगते हैं और एक दूसरे से लिपट कर पिताजी और माँ को याद करने लगते हैं। अपनी गलती याद आ जाती है। घनश्याम जी उस पत्र में लिखे हुए थे, बेटा तुम दोनों तो मेरे मरने के बाद बहुत खुश हुए होगे, लेकिन जिस खुशी की तुम तलाश कर रहे थे वह तो मिल नहीं पाया होगा। तुम्हें धन दौलत और पैसों का लालच था, लेकिन मेरे लिए तो तुम्हारे बचपन के खिलौने और कपड़े ही मेरे लिए बहुत अनमोल थे। वे भी धन से कोई कम नहीं थे, इसलिए हम इसे अपने बक्से में संभाल कर रखा था कि खराब ना हो। और यह पैसे जो तुम्हें 10,000 रुपये मिले हैं, ये तुम्हारे खुद के ही पैसे हैं, जो मेरे काम क्रिया में तुम पैसे लगाए हो। वह इसके लिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद तुम लोग 1 रुपया भी मेरे पर खर्च करो। अरे जब जीते जी तुम मुझे अपने कीमती समय नहीं दे पाए, मेरे पर खर्च नहीं कर पाए, मैं तुम लोग को बोझ लगता था, तो मैं मरने के बाद तुमसे क्यों लेता और क्यों बोझ बनता। जितने भी मेरे जमीन जायदाद थे, वह सब तो मैं वृद्धा आश्रम को दान में दे दिया, क्योंकि अंतिम घड़ी में तो वृद्धा आश्रम में ही मेरा दम टूटा। तुम दोनों को तो मैं कहता रह गया कि मेरे पास रुक जाओ, मैं अब ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा, लेकिन कोई भी नहीं रुका, क्योंकि तुम दोनों को तो मुझसे ज़्यादा पैसों से प्यार था। लेकिन तुम्हारा भी वक्त आएगा, इसलिए अभी ही तुम दोनों को चेतावनी देता हूँ कि अपने बच्चों से उम्मीद बिल्कुल भी मत लगाना, नहीं तो मेरी तरह, नहीं तो मरते वक्त तुम भी बहुत रोते रह जाओगे, आस लगाओगे कि मेरे बेटे बहू भी आएंगे, लेकिन कोई नहीं आएगा मरते वक्त तुम्हारे पास, और तुम्हारा बच्चा तुम्हारा साथ नहीं होगा। ये बस तुम्हारा पैसा और धन ही चाहिए होगा तुम्हारे बच्चे को भी, इसलिए इंतजार तो बिल्कुल भी मत करना। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर दिल को छू ली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बतलाइए कि कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।